नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्यावरण शिक्षण की यूनिट नंबर 2। यह यूनिट टोटल 20 अंक की होने वाली है और इसका नाम है पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु एवं शिक्षण विधियां। हमने महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स इस 20 नंबर के मैटर के लिए आपको दिए गए हैं, उनके सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। लगभग 10 प्रश्नों में हमने इस पूरी यूनिट को कवर किया है। ये 10 प्रश्न आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे क्योंकि इसमें सारे ही यूनिट को अच्छे से कवर कर दिया गया है। तो अगर आप ये सिर्फ एक वीडियो देख रहे हैं यूनिट नंबर 2 के लिए, तो 20 में से लगभग 15 अंक का मैटर आपको इसी में से मिल जाएगा और छोटे-छोटे प्रश्न आप सीरीज में से भी पढ़ सकते हैं। बाकी आज के पहले इम्पोर्टेंट प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं। इसका नाम है संतुलित भोजन क्या होता है या संतुलित भोजन किसे कहा जाता है। प्रमुख विटामिन कौन कौन से हैं और उन विटामिनों का आपको नाम भी लिखना है, कहाँ से उनको प्राप्त करते हैं उनके स्रोत लिखने हैं और उनके अभाव जन्य उनकी कमी से होने वाले रोग को बताना है। तो यह प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाला सबसे अच्छा प्रश्न होता है और इसमें आपको लिखने में भी बहुत ही सरलता होगी। जैसे आपको सबसे पहले टॉपिक लगाना है संतुलित भोजन और आप उसमें लिखोगे कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित यानी निश्चित मात्रा में हो उपस्थित हो, वो कहलाता है संतुलित भोजन या बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट या फिर संतुलित भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व निश्चित या संतुलित मात्रा में होते हैं और ये पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व हैं, पोषक तत्व। और विटामिन विशेष रोगों से रक्षा करते हैं, खनिज लवण भी विशेष रोगों से रक्षा करते हैं। जल जो है हमारे शरीर में विलायक का काम करता है। अब बात करते हैं कि संतुलित भोजन करने से क्या होता है, इसके क्या महत्व हैं या हमें संतुलित भोजन क्यों करना चाहिए। तो देखिए, संतुलित भोजन करने का पहला फायदा ये है कि शरीर को गंभीर रोगों से सुरक्षा मिल जाती है, कोई विशेष रोग नहीं होता है। दूसरी बात, शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति हो जाती है यानी ऊर्जा मिलती है। तीसरा है शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होता है। जो अच्छा भोजन कर रहा है जिसमें सभी प्रकार के भोजन हैं, वो शरीर से भी तंदुरुस्त होगा और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। अब बात करते हैं प्रमुख विटामिन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जो शरीर की रोगों से सुरक्षा करते हैं और विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और दूसरे होते हैं जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील 4 विटामिन हैं और ये हैं विटामिन ए, डी, ई और के। आपको ऐसे याद रखना है कि हमारे पास टोटल 6 विटामिन हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। इनमें से बी और सी जो है इनको छोड़ दे तो जो बचा हुआ है ए, डी, ई और के, ये तो हैं वसा में घुलनशील, जबकि जो जल में घुलनशील हैं वो हैं बी और सी। तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। इनमें क्या अंतर होता है, देखिए, जो विटामिन वसा में घुल जाते हैं वो लीवर के अंदर स्टोर हो जाते हैं, यानी इनकी रेगुलर जो है आवश्यकता नहीं होती है और आवश्यकता होती भी हैं तो ये जो लीवर में यकृत में संग्रहित होता है यहाँ से इसकी पूर्ति कर ली जाती है। किंतु जो विटामिन बी और सी हैं ये रोज ग्रहण करने पड़ते हैं क्योंकि ये जो विटामिन बी और सी हैं जो जल में घुलनशील हैं, ये मूत्र में बहकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए डेली बेसिस पे कंज्यूम करना पड़ता है विटामिन बी और सी को। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से विटामिन, उनकी कमी से क्या रोग होता है, उस रोग का लक्षण क्या है और उस रोग को समाप्त करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। ये रतौंधी रोग वो है जिसके अंदर रात में आपको कम देखने को मिलेगा या बिल्कुल दिखाई देखने को नहीं मिलता, यानी रात में कम दिखाई देना या दिखाई न देना, ये रतौंधी रोग के जो है लक्षण हैं जो विटामिन ए की कमी से होता है। इसके लिए हमें सबसे अच्छा जो है स्रोत खाना चाहिए वो है गाजर। तो गाजर भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए, साथ ही में दूध है, अंडा है, गोल्डन राइस जो सुनहरे चावल होते हैं वो, कलेजी, कलेजी का मतलब लीवर, जैसे जो बकरा होता है उसकी कलेजी जो उसका लीवर है, अगर आप वो खाते हैं, मांसाहार खाते हैं, तो आप जो है विटामिन ए की जल्दी आपूर्ति कर पाओगे। फिर है मछली का तेल। तो मछली का जो तेल होता है
वो मछली का तेल कोड लिवर तेल होता है, उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और जितने भी पके हुए फल होते हैं उनमें भी सब में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। इसमें शरीर में दुर्बलता आ जाती है। शरीर की दुर्बलता दूर करना है तो हमें डेली बेसिस पे अंडा खाना पड़ेगा, जो है मांस खाना पड़ेगा, मछली खानी पड़ेगी, दूध, घी, ये जो है अनाज, दालें, ये सब बहुत भरपूर मात्रा में लेनी पड़ेगी। फिर है विटामिन सी। सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग के 3 प्रमुख लक्षण होते हैं। पहला तो ये है कि मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उनसे खून आ जाता है। फिर घाव देरी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी घाव जो है नॉर्मली जो अच्छे भर जाना चाहिए थे वो काफ़ी देरी से भर रहे हैं। और जो है हमारा इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो चुका है, बार-बार खाँसी, जुकाम, बुखार ये हो जाता है, तो ये भी विटामिन सी के लक्षण हैं। इनको दूर करने के लिए हमें खट्टे फल खाना चाहिए। तो जो खट्टे फल हैं जैसे आम हैं, अंगूर हैं, नारंगी हैं, संतरा हैं, आँवला हैं, इनका सेवन करना चाहिए। बात करते हैं अगले विटामिन जिसका नाम है डी। इसकी कमी से सूखा रोग रिकेट्स होता है, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और छोटे बच्चों में यह ज़्यादा होने वाला रोग है। तो बच्चों को बचपन से ही दूध या उससे बने हुए उत्पाद जैसे दही, मक्खन, घी, छाछ इनको जो है खिलाना चाहिए। अंडे खाने वाले को अंडे भी खिलाने चाहिए और सूर्य की जो धूप है, रोशनी है, उसमें जो है बच्चों को बिठाना चाहिए ताकि उनको विटामिन डी की प्राप्ति हो जाए। फिर है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से बांझपन या नपुंसकता नामक रोग होता है, यानी लड़कियाँ जो हैं महिलाएँ जो हैं वो बांझ रह जाती हैं, संतान पैदा नहीं कर पाती और पुरुष नपुंसक रह जाते हैं। दोनों की जनन क्षमताओं में कमी आ जाती है। इसके लिए अंकुरित अनाज और अंकुरित दालें खाना चाहिए। सोयाबीन भिगोकर खाइए, मूँग की दाल खाइए, चना खाइए, गेहूँ अंकुरित करके खाइए, जौ खाइए, ज्वार बाजरा है, इनको सबको भिगोकर अंकुरित करके खाना चाहिए। फिर है विटामिन के। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया या रक्त का थक्का न बनने की समस्या होती है, जहाँ रक्त लगातार बहता रहेगा और ब्लड क्लॉटिंग सही से नहीं हो पाएगी। इसके लिए हरी सब्जियाँ भरपूर खाना चाहिए, आयरन की टैबलेट्स आती है वो लेना चाहिए और पके हुए फल खाना चाहिए। आपको अगर हमारा ये यूट्यूब चैनल देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, कुपोषण क्या है? एक तो इसकी परिभाषा देनी है, इसकी कमी से क्या-क्या रोग होते हैं, कमी के क्या कारण हैं और इसको हमें अगर इससे बचना है कुपोषण से तो हमें जो है क्या-क्या करना होगा? तो ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले समझते हैं माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण से। कुपोषण का मतलब ये है कि केवल शरीर में भोजन की कमी नहीं हुई है, हमारे शरीर में उन चीज़ों की कमी हुई है जो पोषक तत्वों के रूप में जानी जाती हैं, यानी पोषक तत्वों की शरीर में कमी होना, ये है जो है कुपोषण। केवल भोजन की कमी को ही हम कुपोषण नहीं कहते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बोलते हैं, उनके अनुसार 3 ऐसी स्थितियां हैं जिनमें कुपोषण हो सकता है। नंबर 1 है अल्प पोषण, जिसमें शरीर को जितना पोषण चाहिए होता है वो नहीं मिलता है। दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। ये सूक्ष्म पोषक तत्वों को हम विटामिन और खनिज लवण कहते हैं। इनकी कमी हो जाती है और इनकी कमी को हम कहते हैं छिपी हुई भूख, यानी हिडन हंगर। ऐसी हंगर जो दिखती नहीं है पर रोज थोड़ा-थोड़ा करके हमारे शरीर को कमज़ोर बनाती हैं। फिर तीसरा है अति पोषण, यानी हद से ज़्यादा पोषण ले लेना, जिसमें ओबेसिटी, मोटापा, मधुमेह, डायबिटीज़ और हृदय रोग जैसी समस्याएँ आने लग जाती हैं। तो ये WHO के अनुसार 3 ऐसी कंडीशंस हैं, जहाँ हमें जो है कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। और प्रमुख कारण भी उन्होंने बताए हैं कि ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनसे हमें क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। तो नंबर 1 है गरीबी और बेरोज़गारी। जिनके पास खाना अफ़ोर्ड करने को पैसे नहीं हैं, तो पैसों की कमी के कारण, गरीबी के कारण, बेरोज़गारी के कारण कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। बाल विवाह करवा दिया जाता है, तो महिलाएँ जो हैं अगर कम उम्र में बच्चों को जन्म देती हैं, उनको खाने-पीने को अच्छे से नहीं मिलता है, तो वहाँ भी कुपोषण रह जाएगा, बच्चे कमज़ोर होगा, माता भी कमज़ोर रह जाएगी। स्वच्छता का अभाव है, स्वच्छ जीवन नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो भी हमें कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। लैंगिक असमानता जो है, लैंगिक असमानता मतलब पुरुषों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, महिलाओं पे कम ध्यान देंगे। फिर है जागरूकता की कमी। जागरूकता की कमी का मतलब ये है कि शुरू से ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे गर्ल्स जो हैं, लड़कियाँ जो हैं वो ज़्यादा दूध-वूध वगैरह नहीं पीती हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि उनकी तो हाइट कम रह जाती है और उनमें जो ताकत आना चाहिए था हड्डियों में वो नहीं हो पाता है। और एक और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो है गंभीर बीमारी। कई बार क्या होता है कि देखो शरीर में, स्वास्थ्य में कोई जो है आपने अभाव नहीं छोड़ रखा, आप अच्छे से केयर करते हो, फिर भी आपको कोई गंभीर बीमारी है, जिससे आपका शरीर नहीं बन पाता है
और आपके अंदर कोई कमी रह जाती है तो वो भी कुपोषण के अंदर ही जो है कारण के अंदर देखी जाएगी। अब बात करते हैं कुपोषण में कौन-कौन से प्रमुख रोग होते हैं। तो देखिए कुपोषण में वे सभी रोग आ जाएँगे जो विटामिन और उनकी कमी से होते हैं। तो अभी आपने विटामिन और उनकी कमी का ये चार्ट बनाया था, तो इस चार्ट को आप ऐसा कैसा लिख सकते हैं, ये रोग एक तरफ लिख दोगे आप और रोग के साथ-साथ उनके सामने विटामिन लिख दोगे, तो आप यहाँ भी इनको लिख सकते हो। इसके अलावा कौन-कौन से रोग होते हैं तो वो देखिए, क्वाशी-ओरकोर रोग, क्वाशी-ओरकोर का मतलब प्रोटीन की कमी से हो जाने वाला रोग जिसमें शरीर बहुत दुबला-पतला रह जाता है। फिर है मेरस्मस रोग, इसमें प्रोटीन के साथ-साथ एनर्जी की भी कमी होती है शरीर में और व्यक्ति पूरे दिन भर सुस्त पड़ा रहता है, उसका शरीर का उठने और काम करने लायक नहीं होता है। फिर है एनीमिया रोग जिसको कहते हैं कि आयरन की कमी हो जाती है, तो खून की कमी, आयरन की कमी को एनीमिया रोग कहा जाता है। फिर है घेंगा रोग जिसे गोइटर रोग कहते हैं, जो गले में सूजन आ जाती है थायरॉइड ग्रंथि में, वो इसलिए आती है क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाती है। फिर है पेलेग्रा रोग जो नियासिन जो विटामिन बी है, बी3 उसकी कमी से होता है। तो ये सब आप लिख सकते हो रोगों के अंदर। और फिर कुपोषण से हम कैसे बच सकते हैं इसके लिए मैंने यहाँ 10 पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको पेपर में लिख सकते हैं। जैसे संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए, सही समय पे टीकाकरण करवाना चाहिए, नहीं तो गंभीर बीमारियाँ लग जाती हैं। अच्छी-अच्छी आदतें होना चाहिए स्वास्थ्य संबंधित, सुबह उठ के भीगे हुए जो है अनाज, अंकुरित अनाज खाना चाहिए, अच्छा दूध पीना चाहिए, सही समय पर जो है खाना पीना चाहिए, बासी नहीं खाना चाहिए, स्वस्थ जल पीना चाहिए, प्रोटीन से भरी हुई डाइट लेना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, अच्छे विटामिन्स और जो खनिज लवण हैं उनके सप्लीमेंट मतलब पके हुए फल, सब्जियाँ इनको ग्रहण करना चाहिए। विद्यालय में जो मिड डे मील होता है उसमें भोजन की अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा और जागरूकता लानी चाहिए स्वास्थ्य के प्रति, तब जाकर कुपोषण से आसानी से बचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि यातायात जो हैं, उसके प्रमुख नियम कौन-कौन से हैं? तो देखिए यातायात के जो प्रमुख नियम हैं, उनको आप एक-एक करके लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लगभग 17 नियम लिखे हैं, आप इनको इनमें से अगर 10 भी आपको याद हो जाते हैं, तो आप उनके अंदर पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। जैसे नंबर 1 है, हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। जब भी हम गाड़ी चलाएँ, तो हमें बाईं ओर चलना ज़रूरी है। चलते वक़्त हमें बाईं ओर नहीं चलना है, चलते वक़्त हमें दाईं ओर चलना है। परंतु सड़क पे अगर गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, दोपहिया वाहन चला रहे हैं, तो हमेशा हमें बाईं ओर चलना चाहिए। चलने वाले को तो राइट साइड में चलना है, जो पैदल चल रहे हैं, जबकि मोटरसाइकिल जो दोपहिया वाहन है, कोई गाड़ी है, तो उसको चलाते समय हमेशा बाईं ओर से चलना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल की जो लाल बत्ती वगैरह हैं, पीली बत्ती है, हरी बत्ती है, उनका प्रयोग जो है अच्छे से करना चाहिए, उनकी पालना करनी चाहिए। लाल बत्ती पे हमेशा रुके, पीली बत्ती पे सावधान हो जाइए कि अब आपको चलना है और हरी बत्ती होने पर हमें चलना चाहिए। फिर है निर्धारित गति का जो है हमें पालना करनी चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। जो सीमा है, जिस रोड पे जहाँ जितनी अधिकतम लिमिट है, उससे ज़्यादा आपको लिमिट नहीं रखनी है गाड़ी की। फिर ये दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। चार पहिया आप वाहन चलाते हैं, बड़ी गाड़ी चलाते हैं, तो आपको सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करना चाहिए। कोई भी नशीला पदार्थ, मादक मादक पदार्थ, शराब का इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और फिर है ओवरटेक करते समय जब भी हम अपनी गाड़ी को दूसरे से आगे वाले से आगे निकालना चाहे, तो उससे पहले हॉर्न का प्रयोग करना चाहिए और उसके फिक्स नियम हैं, लाइट देना वगैरह वो सब करना चाहिए। फिर है ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो होती है, उसके लिए रास्ता देना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग मतलब कि रोड पार करने वालों को भी जो है कुछ समय मिलता है या ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है तो उसमें जो है उनके लिए भी रास्ता हो। फिर है दाएँ-बाएँ देखकर हमेशा जो है गाड़ियाँ चलानी चाहिए। जो है अगला है वाहन चलाते समय सुरक्षित दूरी, वो दूरी जिससे आपकी गाड़ी किसी दूसरे से ना टकरा जाए उसका ध्यान रखना चाहिए। प्रदूषण नहीं फैलाए, गाड़ी की जाँच करवाना चाहिए प्रदूषण की। फिर है कोई भी जो दस्तावेज़ जो गाड़ी के लिए आवश्यक हैं, लाइसेंस वगैरह, पंजीकरण, बीमा पॉलिसी, इंश्योरेंस वगैरह, प्रदूषण प्रमाण पत्र, ये सभी हमेशा साथ में रखना चाहिए या इनकी डिजिटल कॉपी भी आप रख सकते हैं। दुर्घटना होने पर जो घायल व्यक्ति होते हैं उनकी तुरंत सहायता करना चाहिए, अधिकारियों को तुरंत संपर्क करना चाहिए। हेलमेट जब लगाए तो हमेशा जो है इंडियन गवर्नमेंट आईएसआई द्वारा सर्टिफाइड लगाना चाहिए। हॉलमार्क होता है आईएसआई का, ये जो है सरकार द्वारा प्रमाणित हैं। फिर हैं जैसे तांगा हैं, जो घोड़ा गाड़ी वगैरह, टेम्पो, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी हैं, इनके पीछे रिफ्लेक्टर जो रात में भी चमक सकते हैं, लाइट आने पर तो वो ज़रूर लगाएँ क्योंकि रात में जब इनको चलाते हैं, ये इनको हम उपयोग कर रहे हैं बैलगाड़ी को, तांगा को इनको, तो पीछे से जो गाड़ियाँ आती है उनको कई बार ये देखने को नहीं मिलती है, अंधेरे में दिखाई नहीं देती है। तो अगर इनके पीछे रिफ्लेक्टर लगे रहेंगे तो तुरंत दूर से दिख जाएगा कि कोई ना कोई साधन आगे चल रहा है।
तो ये यातायात के प्रमुख नियम हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि खेती कैसे करते हैं और खेती के कौन-कौन से चरण होते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए कृषि करना एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम फसल का उत्पादन कर सकते हैं और इसके महत्वपूर्ण चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है भूमि का चयन करना, कि किस भूमि में हमें जो है किस मिट्टी में क्या उगाना है। तो सबसे पहले सही उपयुक्त उपजाऊ भूमि, उपजाऊ मिट्टी का चयन करना होता है। फिर उस मिट्टी की जुताई-उताई करवाएँगे, समतल करवाएँगे। अगर खेती की जो भूमि है ऊ ऊबड़-खाबड़ है, ऊँची-नीची है तो उसका समतलीकरण भी करवाएँगे और मिट्टी को भुरभुरा बनाएँगे, यानी कि उसमें जुताई अच्छे से होगी। फिर है अच्छी गुणवत्ता का रोग मुक्त और प्रमाणित बीज जो सरकार द्वारा सर्टिफ़ाइड हैं, उत्तम बीज लेंगे, खरीदेंगे। बुआई के लिए फिर बुआई करेंगे, उचित समय पर, उचित गहराई, यानी कि कितनी गहराई पर बीज को बोना चाहिए और सही-सही प्रॉपर दूरी पर, कि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी क्या हो, इसका भी ध्यान रखना है। फिर जब बुआई हो जाती है उसके बाद खाद और उर्वरक समय पर देना चाहिए। जब-जब फसल को आवश्यकता हो तब देना चाहिए। कोशिश करें कि जैविक खाद, गोबर की खाद और रासायनिक उर्वरक इनको एक संतुलित मात्रा में दें, कि जैविक खाद जो हम बनाते हैं खेतों पर, कोई भी फसल जो है कुछ समय के लिए उगाकर छोड़ दें उससे। ये जो गोबर खाद होती है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, वो भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जो रासायनिक खाद हैं डीएपी, यूरिया वगैरह, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर सिंचाई सही 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 समय पे करना चाहिए। समय-समय पर जितनी आवश्यकता हो उतनी मात्रा में पानी दें, ज़्यादा और कम पानी देना नहीं है। फिर है निराई-गुड़ाई, फसल में अगर खरपतवार उग जाते हैं, अनावश्यक घास वगैरह, उनको समय पर हटाना चाहिए। फिर ये फसल की सुरक्षा के लिए जैसे कीटों से, रोगों से, पशुओं से बचना है, तो तारबंदी वगैरह, कीटनाशक वगैरह इनका छिड़काव भी करना ज़रूरी है। और जब फसल पक जाती है तो कटाई करना है समय पर। फिर मड़ाई का मतलब थ्रेशिंग, जो है जो मतलब कटाई के बाद जो दाने हैं उनको कचरे से, भूसे से अलग करना है, तो ये भी ज़रूरी है। फिर है भंडारण, उनको जो है जब अनाज थ्रेशिंग के बाद निकाल लेते हैं तो उसको घर पे लाकर रखना पड़ता है, भंडार गृह में रख देंगे। फिर उसको विपणन यानी बिक्री करने के लिए मंडी वगैरह में लेके जाना होता है या बाज़ार में भी उनसे बेच सकते हैं। तो ये खेती करने के चरण होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। रेलवे की जो सुरक्षा उसमें कौन-कौन से नियम हैं? रेलवे मतलब जब हम रेल ट्रैक वगैरह पे होते हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ों की पालना करनी चाहिए? देखिए नंबर 1 है, हमेशा प्लेटफ़ॉर्म से ही ट्रेन में चढ़ना है और उतरना है। प्लेटफ़ॉर्म के दाएँ-बाएँ कहीं से हमें वो जो है कूद कर या भागकर नहीं चढ़ना है। ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास फालतू में नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चलती ट्रेन से कूदना या उनमें चढ़ना जो है कई बार व्यक्ति की जानलेवा जो है आदत बन जाती है। फिर है कि फाटक बंद होने पर हमें पार नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कि रेल के आने का समय हो रहा है और रेलवे की फाटक बंद है तो हमें इसे पार नहीं करना है। हो सकता है कि आप पार करो और उस समय आप रेल से टकरा जाओ। अगला है रेलवे लाइन केवल निर्धारित फुटवेयर, ब्रिज, अंडरपास, अधिकृत क्रॉसिंग से ही पार करें। जहाँ रेलवे से संबंधित अंडरपास बना हुआ है, क्रॉसिंग है, ब्रिज बना हुआ है, आपको वहीं से पार करना है। आपको रेलवे की लाइन के ऊपर से पार नहीं करना है। फिर ये पीली प्लेटफ़ॉर्म पर पीली या सुरक्षा रेखा के पीछे खड़े रहना है। पीली मतलब जो सुरक्षा रेखा बनी होती है कि आपको इससे यहाँ खड़ा रहना है, आपको उसके आगे नहीं जाना है। नहीं तो आप जो है असुरक्षित हो जाओगे, हो सकता है आपकी गाड़ी टकरा जाए। तो हमें पीली या सुरक्षा जो रेखा है, पीली एक जो लाइन बनी रहती है उसको कहते हैं पीली रेखा। फिर है ट्रेन के दरवाजे पे खड़े नहीं होना है। फिर है जब यात्रा कर रहे हो ट्रेन में तो हाथ, सिर या कोई भी भाग खिड़की के आस-पास नहीं रखना है। कई बार क्या होता है बाहर से कोई चीज़ टकरा गई, अगर आप बाहर खिड़की से फ़ोन जैसे यूज़ कर रहे हैं, कोई आपसे छीन सकता है मोबाइल। बिना टिकट के यात्रा नहीं करना चाहिए रेलवे में। फिर हम हमेशा जब अपने सामान कैरी करो तो उसकी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए, लावारिस वस्तुओं को छूना नहीं है। अगर आपको दिखाई दे तो रेलवे अधिकारियों को लावारिस वस्तु की सूचना देनी चाहिए। फिर है आपातकाल इमरजेंसी के टाइम पे आप चेन पुलिंग, जो चेन होती है साइड में उसको खींचकर जो है रेल को रोकने का संकेत दे सकते हैं। धूम्रपान वगैरह और ज्वलनशील पदार्थ जो है हमें जो है रेल के अंदर प्रयोग नहीं करना चाहिए या रेलवे क्षेत्र में ही हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है दंडनीय अपराध हैं। बच्चों को ध्यान रखिए, उनको अगर रेलवे के साथ लेके जाते हैं तो उनको लाइन वगैरह में प्लेटफ़ॉर्म में भागने, कूदने ना दें, उनको आप पकड़ कर रखें। फिर ये रेलवे कर्मचारी जो निर्देश देते हैं उनकी पालना करें और चेतावनी भी अगर देते हैं तो उनकी सही से पालना करनी चाहिए। दुर्घटना हो जाए, संदिग्ध गतिविधि हो या कोई भी समस्या हो तो तुरंत रेलवे के कर्मचारियों को सूचना देवें। टीटी वगैरह जो रेलवे पुलिस होती है, आरपीएफ वगैरह, उनको आप सूचना दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपशिष्ट या अवशिष्ट जो हैं, ये क्या हैं और इसकी कितनी श्रेणियाँ होती हैं, उनका हम निस्तारण कैसे कर सकते हैं? तो देखो अपशिष्ट या अवशिष्ट कचरा जो है वो
कई जो प्रकार के हो सकता है और ये क्या होता है कि जो पदार्थ उपयोग के तुरंत बाद ही अनुपयोगी हो जाते हैं, फिर बाद में वो काम करने लायक नहीं होते हैं और जो पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए सही जो है नहीं होते हैं, पर उनका अगर निस्तारण करें तो वो सही बन सकते हैं। ये हैं अपशिष्ट या अवशिष्ट और ये कई प्रकार की श्रेणियों में हैं। हम 6 श्रेणियों की बात करेंगे। सबसे पहले जैव अपशिष्ट यानी जिनको गीला जो है कचरा कहा जाता है। ये फल सब्जियों का होता है और बचे हुए भोजन का हो सकता है, पत्तियाँ, गोबर वगैरह इनको कहा जाता है गीला अपशिष्ट या जैव अपघटनीय अपशिष्ट यानी जो जीव-जंतु जिनको गला-सड़ा सकते हैं। इनको हमें क्या करना चाहिए, देखो इनका निस्तारण करने के लिए हमें इनको कंपोस्ट या खाद बना लेना चाहिए या गोबर की खाद बना लेना चाहिए, बायोगैस जो जिससे जो है गोबर गैस चलती है वो बना लेना चाहिए। दूसरा है अजैव अपघटनीय सूखा कचरा जो होता है वो, जिसमें प्लास्टिक आता है, काँच, धातु, रबड़ वगैरह ये आता है। इनके निस्तारण के लिए अलग-अलग जो है इनको अलग-अलग करना चाहिए। प्लास्टिक को अलग कर दें, काँच अलग कर दें, धातु अलग कर दें, रबर अलग कर दें और फिर इनका रिसाइक्लिंग यानी इनको दोबारा उपयोग करने लायक बना लीजिए। तीसरा जो हमारा जो श्रेणी है कचरे की वो है जीव चिकित्सीय, बायोमेडिकल जो चिकित्सा विभाग से संबंधित है वो, जिसमें सिरिंज आती है मतलब सुइयाँ आती हैं, पट्टियाँ आती हैं, दवाइयों का जो बॉक्स वगैरह कचरा है वो है, प्रयोगशाला का जो लेबोरेटरी का जो होता है अपशिष्ट वो हैं। उनको क्या करना चाहिए, इनको अलग-अलग करके वैज्ञानिक विधि से उपचार करना चाहिए। वैज्ञानिक विधि कैसे? जैसे जो जलाने योग्य हैं उनका भस्मीकरण कर देंगे और जो ऑटोक्लेव हो सके उनको ऑटोक्लेव करेंगे और जिनको फेंकना नहीं है, जिनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं उनको जैसे जो फार्म वगैरह होते हैं जहाँ ये बन के आते हैं वहाँ दोबारा भेज सकते हैं। फिर है ई-कचरा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिससे मोबाइल, कंप्यूटर, बैटरी, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं इनका जो कचरा होता है इनको कहते हैं ई-कचरा। इसके लिए जो केंद्र होते हैं ई-वेस्ट केंद्र उन पे आप जो है संपर्क करके वो कचरा वहाँ तक पहुँचाइए ताकि वो उसका पुनर्चक्रण कर लेते हैं। फिर ये औद्योगिक अपशिष्ट जो उद्योगों से प्राप्त होता है, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं फैक्ट्री वगैरह में जो निकलता है तरल, ठोस वगैरह इसको कहा जाता है। इसमें इसके संयंत्र लगे होते हैं तो इनका ट्रीटमेंट जो है प्लांट होता है वहाँ जो है ट्रीटमेंट प्लांट में इनका सही से उपचार किया जाता है। फिर है लास्ट में निस्तारण, अपशिष्ट निस्तारण। देखो अपशिष्ट निस्तारण का मतलब ये है कि जो कीटनाशक होते हैं पेस्टिसाइड वगैरह, जो पेंट हैं जो दीवार पे पेंट करने के होते हैं, रसायन वगैरह, केमिकल वगैरह, जो बैटरियों के एसिड वगैरह हैं, जैसे मान लो घर में हार्पिक वगैरह आता है या जो टाइलें धोने का जो अम्ल आता है एसिड वगैरह, अगर वो हैं तो इनका निस्तारण करने के लिए सरकार आपको वो बताती है कि कुल मिला के आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए देखो क्या होता है कि खतरनाक अधिकृत अपशिष्ट होते हैं, इनके केंद्र बने होते हैं, सेंटर बने होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, आप इनमें इनको वहाँ दे सकते हैं। जैसे बैटरियाँ जो होती हैं, बैटरियों को ठीक करने वाले सेंटर भी होते हैं, आप उन तक इनको पहुँचा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जो खाद्य हैं, खाद्य का मतलब क्या है? हमारा मतलब ये है कि जो खाद्य संरक्षण है कि भोजन का संरक्षण हमें करना चाहिए, तो इसके क्या-क्या उपाय हैं, ये क्या होता है, इसकी प्रमुख विधियाँ क्या हैं? देखो खाद्य संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा भोजन को लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं, कुछ इसके अंदर चीज़ें मिलाकर। हमें जो सुरक्षित रखना होता है, वो सूक्ष्म जीवों, कीटों, नमी से और जो खराब करने के अन्य कारण हैं उनसे सुरक्षित रखना होता है। इसकी प्रमुख विधियाँ निम्न हैं, सबसे पहला है हमें भोजन को सुखाकर प्रयोग करना चाहिए, उनमें नमी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप अचार वगैरह बना रहे हो तो अचार की जो पहले अचार बनाने के लिए जिस फल सब्जी को आप काट रहे हो तो पहले उसको अच्छे से सुखाइए, उसमें नमी नहीं रहना चाहिए। फिर शीतकरण उसका रेफ्रिजरेशन होता है, कम तापमान पर आप खाद्य पदार्थ को रखोगे तो लंबे समय तक चलेगा। उसका फ्रीजिंग जिसको जमा भी सकते हैं, अत्यधिक कम ताप कर देंगे तो भोजन लंबे समय तक चल जाता है। जैसे अत्यधिक कम ताप पर आप क्या कर सकते हो, जैसे फ्रीजिंग हो जाता है, मटर के दाने होते हैं उनको फ्रीज करके काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। तो जैसे सर्दियों में मटर आता है उसको फिर फ्रीजिंग करके गर्मियों में भी चलाया जा सकता है सफल मटर के नाम से। फिर ये उबाल कर और पाश्चुरीकरण करके, पाश्चुरीकरण का मतलब होता है कि एक निश्चित तापमान दे देना जिससे दूध और अन्य तरल पदार्थ लंबे समय तक चल सके। तो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में जो दूध बनता है वो सही प्रकार से उबाल कर और सही तापमान पर पाश्चुरीकरण करके उसको बनाया जाता है। उसमें से हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है ताकि वो उपयोग करने योग्य हो सके। डिब्बा बंद करना, खुला डिब्बा नहीं रखना, अगर डिब्बे में बंद करके रखोगे तो लंबे समय तक चलेगा। जैसे अचार है तो अचार को डिब्बे में बंद करके रखना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना उसमें जो है फफूंद वगैरह लग जाती हैं। फिर ये अचार, मुरब्बा या जैम बनाना, जब भी हमें किसी भी चीज़ को लंबे समय तक चलाना है तो उसे हम अचार के रूप में, जैसे केरी है तो लंबे समय तक चलाना है तो उसका अचार बना लो, मुरब्बा बना लो, जैम बना लो और जैसे केचप वगैरह है वो बना सकते हैं।
फिर ये रासायनिक संरक्षक केमिकल प्रिजर्वेटिव, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सिरका वगैरह जो है, इनको सिरका है, सोडियम जो है बेंजोइट होता है, सोडियम नाइट्रेट है, नमक है, इनका प्रयोग करते हुए हम किसी भी चीज़ को लंबे समय तक चला सकते हैं। फिर ये वैक्यूम जो है पैकिंग करना, वायुरोधी, यानी जैसे चिप्स वगैरह का पैकेट होता है, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, उसमें से वो सारी गैसें निकाल दी जाती है ताकि वो लंबे समय तक चल जाता है। फिर ये अगर खाद्य जो है संरक्षण के उपाय हैं, तो इसके लिए भोजन को स्वस्थ और सूखी जगह पे रखें, नमी नहीं हो। गीले और सूखे खाद्य पदार्थों को अलग-अलग करना चाहिए। साफ और वायुरोधी जो है डिब्बे का उपयोग करना चाहिए। कीट, धूल, नमी से बचाना चाहिए। समाप्ति, जो एक्सपायरी डेट है उसके बाद उसका प्रयोग नहीं करें। वो कितने दिनों तक चल सकता है कोई भोजन, उसका ध्यान रखना चाहिए। रसोई और भंडारण का जो स्थान है उसकी रेगुलर जो है सफाई होना चाहिए। ये रहे खाद्य संरक्षण के उपाय। अब बढ़ते हैं कृषि संबंधित प्रमुख समस्याएँ क्या-क्या हैं, इनके क्या-क्या निराकरण के उपाय हैं। तो कृषि संबंधित कई प्रकार की समस्या आती हैं और उनके उपाय हैं। नंबर 1, उन्नत बीजों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप खराब बीजों का प्रयोग करोगे तो सही जो है आपको क्या नहीं मिलेगा, सही प्रकार से उत्पादन नहीं मिलेगा। तो उच्च गुणवत्ता और अच्छे प्रमाणित बीजों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है सही समय पर सिंचाई करना चाहिए, नहीं तो सही उत्पादन नहीं मिलेगा। फसलों को जो है टाइम से जो है पानी नहीं मिलने से उत्पादन गिर जाता है, इसलिए हमें नहर, ट्यूबवेल, वर्षा जल, इनके संचयन, ड्रिप तंत्र, स्प्रिंकलर जो आते हैं फौवारे छोड़ने वाले, इनका प्रयोग करना चाहिए। फिर ये सही समय पर सही खाद देना चाहिए। जो उर्वरक आवश्यक है केवल वही देना चाहिए। मृदा का परीक्षण यानी कि मृदा की टेस्ट करवाइए कि इसमें जो है क्या कमी है, अम्लीय मिट्टी है कि क्षारीय है कि लवणीय है, कौन सी मिट्टी है, उस हिसाब से खाद का प्रयोग करना चाहिए। कीट और रोगों से बचा कर रखना चाहिए, तब जो है कृषि सही फसल सही होती है। फिर है कृषि यंत्रीकरण, सही यंत्रों का प्रयोग करें। टाइम टू टाइम जो है आप जैसे ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर के साथ आजकल कई सारे उपकरण हैं जो कृषि को बहुत ही आसान बना देते हैं। फिर है किसानों को प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि खेती कैसे करें, सही समय पर क्या जो है फसल बचाने के तरीके होते हैं, यानी कि नई-नई जो टेक्नोलॉजी है वो सही से मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, क्रॉप मैनेजमेंट। फिर आधुनिक जो खेती है आज के टाइम पे मॉडर्न क्रॉप्स जो होती हैं उसकी मैनेजमेंट कैसे हो, वो सब उनको किसानों को ट्रेनिंग में सिखाया जाना चाहिए। फिर एक उचित मूल्य की व्यवस्था, किसानों को सही लागत मिलना चाहिए, न्यूनतम एक मूल्य हो जाना चाहिए कि इस फसल का इससे कम दाम नहीं मिले। फिर ये भंडारण और परिवहन की व्यवस्था हो, किसानों के पास जो है चूँकि भंडारण की व्यवस्था नहीं है तो बड़े-बड़े स्थानों पर इनका भंडारण सही से करवाना चाहिए। गोदाम होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, बेहतर परिवहन की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। फिर ये किसानों को कृषि ऋण देना चाहिए, बीमा होना चाहिए। अगर ज़्यादा फसलें खराब हो जाती है तो ऋण माफ़ करना चाहिए, सब सारी चीज़ें होगी। फसल का बीमा होगा तो फसल खराब होने पर जो है पैसे मिल जाते हैं। फिर हैं सरकारी जो योजनाएँ हैं, सरकार जो पैसे देती है कि भारत सरकार जो है कृषि से संबंधित कौन-कौन सी योजनाएँ हैं, उनका लाभ लोगों तक, किसानों तक पहुँचना चाहिए। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 है, जेंडर संवेदनशीलता के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? जेंडर संवेदनशीलता का मतलब ये है कि जो महिला-पुरुष हैं, ये जेंडर हैं। महिला और पुरुष होना तो लिंग है, और लिंग के अंदर जो जेंडर की भावना है वो एक सामाजिक भावना है कि महिला के कार्य अलग होते हैं, पुरुष के कार्य अलग होते हैं। महिला ये कर सकती है, पुरुष ये कर सकता है, ये है जेंडर करना। तो जेंडर संवेदनशीलता का मतलब ये है कि स्त्री और पुरुष सहित सभी लिंगों के प्रति जो है संवेदनशील होना, सभी के प्रति दयालुता का भाव रखना, सभी के प्रति सम्मान रखना, सभी को बराबर जो है महत्व देना, ये है जेंडर संवेदनशीलता। तो जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि कोई भी हो, चाहे लिंग पुरुष हो, महिला हो, उनमें इक्वलिटी बना के रखनी है। तो शिक्षा हमें ये सिखाती है कि सबको बराबर अवसर मिले, भेदभाव न हो, सभी को एक समान जो है भावना से देखा जाए। जब भी कोई काम हो, कोई भी अवसर हो, सबको एक समानता से काम मिलना चाहिए। लैंगिक भेदभाव न हो, पुरुष और महिला न करें। जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, वो किसी भी जेंडर का हो सकता है, उसको बराबर रूप से करवाना चाहिए। सभी का सही सम्मान हो, सही सहयोग की भावना हो। सहयोग मतलब कि जैसे महिला हैं, पुरुष हैं, अगर दोनों एक-दूसरे की हेल्प लेते हैं कार्यस्थल पर तो उससे काम सरल होगा, आसान हो जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए जेंडर को लेकर, और सशक्तिकरण भी करना चाहिए। जो रूढ़िवादी सोच है महिलाओं के प्रति वो ख़त्म करनी चाहिए। पाठ्यक्रम में और सहशैक्षिक गतिविधियों में जो है जेंडर जो है समावेश होना चाहिए, यानी कि सही जेंडर का प्रयोग करना चाहिए। जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और सुरक्षित और समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। सभी को एक जैसी, एक जगह और एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न पर, जो है कि प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं और ये भारत सरकार इनके लिए क्या-क्या कर रही है? देखो, प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ्स हैं, जो समुद्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों, जिनको प्रवाल कहते हैं, उनके द्वारा कठोर चूनेदार जो हैं एक कवच तैयार होता है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, वो संरचनाएँ हैं। तो प्रवाल भित्तियाँ
जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर है उसकी एक जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा बने हुए प्रवाल। इसको आप ऐसे समझिए कि ऐसी संरचनाएं होती हैं ऐसे करके, जिनको यहाँ से अगर खोला जाए तो ऊपर और नीचे हो जाता है। जैसे आपने मोती देखे होंगे, तो मोतियों को उगाने के लिए जिन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं वो हैं प्रवाल भित्तियाँ, और ये जैव विविधता संरक्षण के लिए ज़रूरी हैं, और इन्हें समुद्र के वर्षा वन भी कह सकते हैं। अब इनके लिए देखो क्या क्या प्रयास हो रहे हैं। तो नंबर एक है समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है, यानी समुद्र के जो क्षेत्र हैं उनको भी संरक्षित किया जाएगा ताकि प्रवाल भित्तियों की सही से उत्पादन किया जाए। राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य बनाए जाएंगे। प्रवाल भित्ति संरक्षण और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए जाए। प्रवाल भित्तियों की नियमित निगरानी हो, मॉनिटरिंग सही से हो कि क्या इनका उत्पादन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इन ये जो प्रदूषण होता है जिन जहाँ ये पनप नहीं पाती हैं, तो उनको भी कम करना चाहिए। तटीय क्षेत्र होता है वहाँ कचरा अपशिष्ट प्रबंधन करवाना चाहिए। कहीं तट का मतलब जैसे नदी का तट है वहाँ पर कचरा वगैरह नहीं फैलाएंगे। जो अपशिष्ट होता है नालियों का, फैक्ट्रियों का और जो समाज का वगैरह वो नहीं होगा। फिर ये मछली पकड़ने पर विस्फोटक वगैरह हानिकारक जो पानी में डाले जाते हैं उनका काम नहीं होना चाहिए। फिर ये जन जागरूकता फैलाई जाए, लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहिए कि प्रवाल भित्तियों की भी सुरक्षा होना जरूरी है। और जलवायु परिवर्तन को जो है प्रभावित करने वाले जो कारक है उन पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो आई होप इस वीडियो में हमने जो 10 टॉपिक कवर किए हैं, 10 टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और पेपर में इनमें से कम 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिले। 6-6 नंबर के 2 प्रश्न और 1 प्रश्न 3 नंबर का आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो इतना ही मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप आसानी से जो है कॉन्सेप्ट बनाकर पढ़ रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। धन्यवाद, आपने डीएलएड एकेडमी का ये चैनल जो है देखा है।